Hello everyone, welcome to Spreading Knowledge with SK. In today's video, we are going to give the answer of Paheli's question, which is from chapter Nutrition in Plants of class 7. Let's all get started with this. आज हम सभी पहेली के क्वेश्चंस का आंसर देने वाले हैं जो क्लास 7 के चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट से है। आइए हम सभी से शुरू करते हैं। पहेली wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of the plant cannot. पहली ये जानना चाहती है कि लिप्स इतना स्पेशल क्यों है प्लांट के लिए, जो प्लांट्स के लिए फूड बनाने में कैपेबल है, लेकिन पौधे के जो अन्य अंग है लिप्स के अतिरिक्त वह फूड सिंथेसिस करने में कैपेबल नहीं है। यानी पौधे के जो अन्य अंग है लिप्स के अतिरिक्त वह प्लांट के अंदर लिप्स के समान फूड नहीं बना पाते हैं। इसी को पहली जानना चाहती है। यानी लिप्स जो है आसानी से प्लांट के लिए फूड बना सकता है, जबकि पौधे के जो अन्य पार्ट्स हैं वह फूड सिंथेसिस यानी भोजन नहीं बना सकते हैं लिप्स के समान। यही पहेली जानना चाहती है। यानी पहेली यहाँ जानना चाहती है कि लिप्स इतना स्पेशल क्यों है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा फूड बनाने में कैपेबल है, जबकि पौधे के अन्य अंग जैसे स्टेम या फ्रूट वह लिप्स के समान फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से भोजन बनाने में कैपेबल नहीं है। इसी क्वेश्चन का आंसर पहेली जानना चाहती है। आइए हम सभी इसके आंसर को देखते हैं। मैंने यहाँ जो लिखा है वो ऑलरेडी हम सभी अभी देख चुके हैं कि क्वेश्चन पहली का क्या था। सो आइए हम आंसर देखते हैं। पहली, लिप्स आर स्पेशल बिकॉज दे कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल which helps them capture sunlight. This pigment is mainly found in tiny cell structures called chloroplasts. यहाँ पहली को समझाया जा रहा है कि लिप्स इतना स्पेशल इसलिए है क्योंकि लिप्स जो होते हैं वह एक ग्रीन पिगमेंट जिसका नाम है क्लोरोफिल वो रखे होते हैं जो लिप्स को सनलाइट को कैप्चर करने में मदद करते हैं। और यह पिगमेंट मुख्य रूप से एक टाइनी सेल स्ट्रक्चर जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट उसके अंदर ही पाया जाता है। इसका मतलब एक सेल के अंदर एक छोटा सेल स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है और यही क्लोरोफिल आपको लिप्स के लिए सनलाइट को कैप्चर करके देता है, जिससे लिप्स जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कर पाते हैं और पौधों के लिए भोजन बना पाते हैं। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए जो सनलाइट बहुत ही ज्यादा जरूरी है वह क्लोरोफिल ही कैप्चर करके देता है जो इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। Lips also have tiny pores called stomata that take in carbon dioxide from air. With the help of sunlight, water and carbon dioxide, lips can perform photosynthesis to make food, means glucose. लिप्स के अंदर एक छोटा सा टाइनी पोर्स होता है, यानी बहुत ही सूक्ष्म छिद्र होता है जिसका नाम है स्टोमेटा, जो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेने में लिप्स को मदद करता है। सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मदद से, यानी सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के मदद से लिप्स जो है वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं और वो अपना भोजन ग्लूकोज को बना पाते हैं। यानी उनके फूड का नाम है ग्लूकोज। यानी पौधे जो खाना बनाते हैं यानी फूड बनाते हैं उसका नाम है ग्लूकोज। इसका मतलब ये हुआ कि सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से लिप्स जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कैरी आउट करके वो अपना फूड ग्लूकोज को बना पाते हैं। अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक रूट एंड स्टेम्स डू नॉट हैव enough chlorophyll or the proper structure to capture sunlight and carry out photosynthesis. That is why leaves are the main food producers of the plant. पौधे के अन्य अंग जैसे कि रूट और स्टेम इनके पास पर्याप्त क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं, या इन सारे स्ट्रक्चर के अंदर यानी रूट और स्टेम के अंदर प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होते हैं जिससे वो सनलाइट को कैप्चर कर सकें और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कैरी आउट कर सकें। इसका मतलब रूट और स्टेम के पास कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होते हैं जिसके मदद से वो सनलाइट को भी कैप्चर कर सकें और फोटोसिंथेसिस जैसे प्रोसेस को भी ये करने में कैपेबल नहीं है। यही कारण है कि लिप्स को प्लांट का मुख्य फूड प्रोड्यूसर कहते हैं, यानी यही कारण है कि लिप्स को प्लांट का मुख्य भोजन उत्पादक कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट के अन्य पार्ट जैसे रूट और स्टेम प्लांट के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को नहीं कर पाते हैं, इसलिए इन सारे पार्ट को फूड प्रोड्यूसर्स नहीं कहते हैं। पौधे के अन्य अंग जैसे कि रूट और स्टेम इनके पास पर्याप्त क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं, या तो इनके अंदर प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होते हैं जिसके मदद से वो सनलाइट कैप्चर कर सके और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कैरी आउट कर सके। यही कारण है कि लिप्स जो है वह प्लांट के लिए मेन फूड प्रोड्यूसर्स है। इसका मतलब यह हुआ कि यही कारण है कि लिप्स जो है वो प्लांट के लिए मुख्य भोजन उत्पादक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वह रूट या स्टेम जैसे पार्ट्स में पौधे के नहीं हो पाते हैं, इसलिए वह फूड प्रोड्यूसर्स नहीं है। इसीलिए लिप्स जो है वो प्लांट के लिए स्पेशल है। सो यह पहली का क्वेश्चन था जो हम सभी ने इसे आंसर कर दिया है। सो आइए हम सभी चलते हैं अगले टॉपिक पे। मूविंग टू द नेक्स्ट। हमने यहाँ पहले का आंसर देख लिया है। आइए हम सभी पहले इसे देख लेते हैं, सेल्स के बारे में जो लिखा हुआ है। उसके बाद इसे देखेंगे जो कि पहले का मैंने जो आंसर दिया है उसी से रिलेटेड सारे टर्म्स यहाँ अवेलेबल हैं जो ऑलरेडी आप समझ चुके हैं, तो इसे हम बाद में देखेंगे। पहले इसे देखते हैं।
यू हैव बीन सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स। आप अवश्य ही देखे होंगे कि बिल्डिंग्स जो होते हैं, मकान, वो ब्रिक्स की मदद से बनते हैं। यानी ब्रिक्स जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जिसके मदद से बिल्डिंग बनते हैं। यानी एक एक हम ब्रिक को जोड़ जोड़ के एक बिल्डिंग को तैयार करते हैं। उसी प्रकार से सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। आपने अवश्य ही देखा होगा कि एक बिल्डिंग ब्रिक्स की मदद से बनते हैं। यानी एक एक ब्रिक को हम ऐड करके, यानी ब्रिक्स ब्रिक्स को जोड़ जोड़ के हम सभी बिल्डिंग्स को बनाते हैं। उसी प्रकार से एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडीज है वह एक छोटे से यूनिट जिसका नाम है सेल, उसकी मदद से बनती है। इसका मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी भी एक एक सेल को ऐड करने के बाद बनती है। जैसे एक ब्रिक को ऐड करने पे बिल्डिंग बनती है, उसी तरह से सेल को बार बार ऐड करने से एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बनती है। सबसे पहले हम सभी सेल के बारे में देख लेते हैं कि सेल के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, या इसके अंदर क्या क्या एक्चुअली टर्मिनोलॉजी है जिसको हमें समझना होगा। तो आइए हम फिगर 1.1 देखते हैं जो सेल के बारे में बताता है। सेल के अंदर सबसे अंदर जो आपको दिख रहा है ये वाला सर्किल वाला पार्ट, ये न्यूक्लियस है। इसके अंदर जो ये भरे हुए आइटम हैं ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं जिन्हें हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इसके बाहर जो ये आउटर कवर दिख रहा है, जो इस तरह से बाहर सारा ये कवर जो दिख रहा है, ये आउटर कवर को हम सभी सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सो सेल मेम्ब्रेन एक तरह से बाहर का आउटर कवर हो सकता है जो सेल को प्रोटेक्ट करता है बाहरी किसी भी चीजों के हार्म होने से। यानी सेल को बाहर के किसी भी तरीके के हर्टिंग से सेल को बचाता है, जो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन सेल का बाहर का आउटर कवर है जो सेल को प्रोटेक्ट करता है बाहर के खतरों से। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। सेल को सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर ही देखा जा सकता है। यानी ये सेल जो आपको दिख रहे हैं ये सारे जूम करके दिखाए गए हैं। इन्हें अगर सेल को आप इसे डायरेक्टली जो देख रहे हैं इसके अंदर सेल पाए जाते हैं, अगर इन्हें आप देखना चाहते हैं तो इन्हें आपको माइक्रोस्कोप के अंदर ही आप देख सकते हैं जूम करके। यानी सेल को सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर ही देखे जा सकते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। कुछ ऐसे जीव हैं जो सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, यानी एक सेल वाले जीव। यानी कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक ही सेल से सिर्फ मिलकर बने होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक से अधिक सेल से मिलकर बने होते हैं, यानी वे मोर देन वन सेल से मिलकर बने होते हैं, यानी एक से अधिक सेल से मिलकर बने होते हैं। उन्हें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जैसे एमीबा आप सुने होंगे नाम, वह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम का एग्जांपल है क्योंकि एमीबा एक सेल से मिलकर बना होता है। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म उन्हें कहा जाता है जो मोर देन वन सेल, यानी एक से अधिक सेल से मिलकर बने होते हैं। जैसे हम ह्यूमंस हो गए, डॉग हो गए, टाइगर हो गए, ऐसे एनिमल्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। द सेल इज इनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। और ये सेल जो होता है उसके बाहर एक पतला आउटर कवरिंग होता है जिसे हम आउटर बाउंड्री भी कहते हैं। तो ये जो बाहर की जो पतला जो आउटर बाउंड्री है सेल के जो चारों तरफ पाया जाता है, इसी को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। यानी ये सेल जो है वह एक पतला आउटर बाउंड्री से घिरा होता है, इसी स्ट्रक्चर को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस, फिगर 1.1। यानी कह रहा अधिकांश सेल में एक अलग दिखने वाला बीच में स्फेयर जैसा संरचना पाया जाता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, जो फिगर 1.1 में दिखाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ स्फेयर जैसा आपको एक सेल के अंदर गोला जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। यह मैक्सिमम सेल में ये पाया जाता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, जो सेल के सेंटर में मौजूद होता है। यानी सेल के सेंटर यानी बीचों बीच मौजूद होता है, जो स्फेयर जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर है, यानी गोला जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। और अधिकांशतः सेल के सेंटर में पाया जाता है। यानी अधिकांश सेलों में सेल के सेंटर में पाए जाने वाला स्फेरिकल स्ट्रक्चर यानी गोला जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर को हम सभी न्यूक्लियस कहते हैं, जो फिगर 1.1 में दिखाया गया है। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और ये न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ये लिक्विड पार्ट जो दिख रहा है, जो जेली जैसा दिखने वाला सब्सटेंस है, उसी को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ये जेली लाइक सब्सटेंस जो इसके अंदर भरा होता है, इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब आइए यहाँ से हम देखते हैं जी इसके अंदर क्या चीजें लिखे हुए हैं। द लिप्स हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ऑलरेडी मैंने आपको पहले के आंसर में ही बताया है क्लोरोफिल के बारे में, जो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। मैं ऑलरेडी इसके बारे में बताया है। तो लिप्स के पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। इट हेल्प्स लिप्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। यानी यही क्लोरोफिल है जो लिप्स को सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करने में मदद करता है। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज, मतलब इसका मतलब होता है सिंथेसाइज का मतलब प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर।
और यही एनर्जी जो है जो सनलाइट से हमें मिलती है, इसका इस्तेमाल करके प्लांट जो है वह अपना फूड जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से बनाते हैं। यानी ये क्लोरोफिल जो सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करता है, इसी एनर्जी का इस्तेमाल करके जो लिप्स होते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से फूड प्रिपेयर करता है या भोजन सिंथेसाइज करता है। यानी आप फूड को सिंथेसाइज करना कहिए या फूड को प्रिपेयर करना कहिए, बातें की हैं। इसका मतलब इसी एनर्जी का इस्तेमाल करके लिप्स जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से फूड को प्रिपेयर करता है। Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. चूंकि फूड का जो प्रिपरेशन है वह सनलाइट की उपस्थिति में ही होता है, इसीलिए इसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो प्लस सिंथेसिस मिलकर बनते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन, यानी लाइट के मदद से जो प्रोसेस किया जाए उसे ही हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. इस तरह हम सभी पाते हैं कि क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होते हैं। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कैरी आउट करना है तो सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल ये अत्यधिक जरूरी है। इसका मतलब इनमें से एक भी अगर अब्सेंट हो गया तो आपको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैरी आउट नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। इनमें से एक भी आइटम अगर अब्सेंट हो जाता है, जैसे अगर क्लोरोफिल नहीं रहे या सनलाइट ना रहे या कार्बन डाइऑक्साइड ना रहे या वाटर ना रहे, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैरी आउट नहीं हो पाएंगे, यानी पौधे अपना फूड नहीं बना पाएंगे। इनमें से एक भी आइटम अगर अब्सेंट हो जाता है तो, यानी ये सारे आइटम जो मैंने यहाँ लिखा है, ये सारे आइटम फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करने के लिए जरूरी होते हैं, यानी पौधे के भोजन बनाने के लिए जरूरी होते हैं। इट इज अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ, यानी इट यहाँ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए इस्तेमाल किया गया है। यानी फोटोसिंथेसिस एक यूनिक प्रोसेस है जो इस अर्थ यानी इस पृथ्वी पर पाया जाता है। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। और ये सोलर एनर्जी यानी सन की जो एनर्जी है वह लिप्स के द्वारा कैप्चर की जाती है और इस एनर्जी को प्लांट के अंदर फूड के फॉर्म में स्टोर कर दिया जाता है। दस सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इस तरह से सन जो है वह सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। यानी सन जो है वह सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सर्वोच्च एनर्जी का सोर्स है, यानी अंतिम सोर्स का एनर्जी है। इसीलिए सन जो है वह सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए अंतिम सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी सोर्स ऑफ एनर्जी का मुख्य केंद्र है। यानी इस तरह से सन जो है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए मुख्य एनर्जी का सोर्स है। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के अनुपस्थिति में पृथ्वी पर लाइफ हो पाएगी या नहीं? यानी पृथ्वी पर जो लाइफ है फोटोसिंथेसिस के बिना कैसा होगा, इसके बारे में आप कल्पना कर सकते हैं। In the absence of photosynthesis, there would not be any food. यदि हम सभी फोटोसिंथेसिस की अनुपस्थिति में अगर कल्पना करें पृथ्वी पर लाइफ का, तो there would not be any food, तो इस अर्थ पे कोई फूड नहीं रहेगा, क्योंकि प्लांट ही फोटोसिंथेसिस करते हैं और वही फूड प्रिपेयर करते हैं जिसे हम सभी खाते हैं, हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म से कंज्यूम करते हैं। इसका मतलब अगर फोटोसिंथेसिस अब्सेंट हो गया इस अर्थ पे तो कोई भी फूड इस अर्थ पे नहीं बचेगा। The survival of almost all living organisms, directly or indirectly, depends upon the food made by the plants. इसका मतलब लगभग सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो सर्वाइवल है वह प्लांट के द्वारा तैयार किए गए फूड पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड है। यानी सारे लगभग लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने सर्वाइवल के लिए प्लांट के द्वारा तैयार किए गए फूड पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड है। जैसे मैंने मान लीजिए ग्रास लिया, मैंने ग्रास एक प्लांट है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ये फूड प्रिपेयर हुआ है। इसे कोई अगर एक एनिमल है जो कि डियर है जो इसे खाता है, और डियर को कौन खा लेता है? टाइगर। तो टाइगर तो डायरेक्ट आपको ग्रास को नहीं खाएगा, लेकिन ये टाइगर डायरेक्टली इस प्लांट पे नहीं डिपेंड है, लेकिन इनडायरेक्टली डिपेंड है, क्योंकि ये डियर अगर ये प्लांट को नहीं खाएगा तो डियर की जो बॉडी है वो नहीं बढ़ पाएगी। तो डियर ही जब सर्वाइव नहीं करेगा तो टाइगर के लिए फूड नहीं बचेगा, तो टाइगर भी समाप्त हो जाएगा यहाँ। इसका मतलब टाइगर के लिए प्लांट इनडायरेक्टली जरूरी है, क्योंकि टाइगर तभी जिंदा रहेगा जब वो डियर को खाएगा और डियर तभी जिंदा रहेगा जब वो ग्रास को खाएगा। तो यहाँ देखा जाए डियर डायरेक्टली डिपेंड है प्लांट पे, जबकि टाइगर इनडायरेक्टली डिपेंड है प्लांट पे। यही चीज यहाँ बताने का कोशिश किया जा रहा है कि सारे जो लगभग लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए प्लांट के द्वारा तैयार किए गए फूड पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड है।
Besides oxygen, which is essential for the survival of all organism, is produced during photosynthesis. ऑक्सीजन के अतिरिक्त सारे ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए फोटोसाइंथेसिस के द्वारा उत्पन्न किए गए फूड अति आवश्यक होते हैं। यानी एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन के अतिरिक्त उन्हें अगर अपने को जीवित रखना है तो फोटोसाइंथेसिस के द्वारा प्लांट के द्वारा तैयार किए गए फूड भी उतना ही जरूरी है उनके जीवित रहने के लिए। यानी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद को जीवित रखने के लिए ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त यानी ऑक्सीजन के अतिरिक्त सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फोटोसाइंथेसिस के द्वारा प्रिपेयर किया गया जो फूड है वो भी उतना ही जरूरी है उन्हें अपने को जीवित रखने के लिए। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसाइंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। इसका मतलब यह हुआ कि फोटोसाइंथेसिस की अनुपस्थिति में जो जीवन होगा वह पृथ्वी पर असंभव होगा। यानी अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पृथ्वी से गायब हो जाए तो इस अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मतलब यहाँ जीवन कोई भी संभव नहीं हो पाएगा इस अर्थ के ऊपर। यानी अर्थ के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा यदि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इस अर्थ से गायब हो जाए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस अगर अब्सेंट हो जाए अर्थ से तो प्लांट अपना फूड बनाना बंद कर देंगे। सो प्लांट ही पृथ्वी से गायब हो जाएंगे। सो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड बचेगा ही नहीं उन्हें कंज्यूम करने के लिए, तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स फूड के अभाव में मारे जाएंगे। सो किसी भी तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लाइफ इस अर्थ पे फूड के बिना संभव नहीं होगा। सो इसीलिए फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में पृथ्वी पर लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगा। यहाँ आपको बॉक्स में लिखे हुए हैं, बिसाइड्स लीव्स photosynthesis also takes place in other green parts of the plant in green stems and green branches। यानी प्लांट्स के अंदर लिव्स के अतिरिक्त फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो पौधे के अन्य ग्रीन पार्ट में भी हो सकते हैं, जैसे उस प्लांट के ग्रीन स्टेम में हो सकते हैं या ग्रीन ब्रांचेज में भी हो सकते हैं। द डेजर्ट प्लांट हैव a scale or a spine like leaves to reduce loss of water by transpiration। डेजर्ट जो प्लांट होते हैं उनमें स्केल या स्पाइन लाइक लिव्स पाए जाते हैं, यानी कांटे के समान। यानी एक डेजर्ट प्लांट में कांटे के समान पत्ते पाए जाते हैं जो वाटर लॉस को कम करते हैं ट्रांसपैरेशन प्रोसेस की मदद से। यानी ये डेजर्ट प्लांट में एक ट्रांसपैरेशन प्रोसेस होती है जिसकी मदद से वे वाटर के लॉस को कम करते हैं। These plants have green stems which carry out photosynthesis। ये डेजर्ट प्लांट्स में ग्रीन स्टेम पाए जाते हैं जो फोटोसिंथेसिस करने में कैपेबल होते हैं। इसका मतलब ये डेजर्ट प्लांट्स में जो ग्रीन स्टेम होते हैं वो वही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करते हैं। यानी इसका मतलब इन सारे प्लांट्स में ग्रीन स्टेम में ही फूड बनाए जाते हैं। तो इससे आपको ये पता चला कि आपको प्लांट्स के सिर्फ लिव्स में ही फूड प्रिपेयर नहीं किए जाते हैं, बल्कि कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जिनके लिव्स के अतिरिक्त अन्य पार्ट में भी फूड प्रिपेयर किए जा सकते हैं। उसी को समझाने का यहाँ कोशिश किया गया है। दैट इज ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। हम सभी अगले वीडियो में आगे की चीजों को पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्प्रेडिंग नॉलेज विद एसके। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। इफ यू एंजॉय इट, please give it a thumbs up, subscribe for more content and share your thoughts in the comments below. Keep learning and exploring, and I will see you in the next video.